Let's start with the Gala paper number 3 section A MCQ. First question is what is the interest on drawing of a partner for a partner? तो चलिए फर्स्ट में P&L अप्रोप्रिएशन में IOD मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आता है क्रेडिट साइड पे आता है. सो अप्रोप्रिएशन में मतलब इट इज अ इनकम फॉर फर्म. तो ये कैपिटल या तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, करेक्ट. जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आएगा और जो अप्रोप्रिएशन की डेबिट में है वो क्रेडिट में आएगा. इस हिसाब से आईओडी आएगा एक्सपेंस साइड. डेबिट इज एक्सपेंस साइड फॉर बोथ फर्म एज वेल एज पार्टनर एंड क्रेडिट साइड इज इनकम फॉर बोथ. तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है फॉर अ पार्टनर, तो पार्टनर के लिए डेबिट साइड पे आया तो इट्स अ एक्सपेंस फॉर पार्टनर. तो आंसर आएगा इसका एन एक्सपेंस. चलिए सेकेंड नंबर में मुझे बोला है द कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ एबीसी. दिस इज अ कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ एबीसी इज 3:2:1. ध्यान रखना ये जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कैपिटल प्रपोर्शन दिया है. दिस इज अ कैपिटल प्रपोर्शन नॉट अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. सो ध्यान रखना जब भी हमें रेशियो दिया है हमें बिना देखे कैलकुलेट नहीं करना है. रेशियो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होना चाहिए. अगर मेरा कैपिटल प्रपोर्शन 3:1 है तो मेरा P&L प्रपोर्शन ऑटोमेटिकली एज पर पार्टनरशिप डीड कि अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रपोर्शन ना दिया हो तो वी आर ऑलवेज टेकिंग इक्वल. तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो वी विल कंसिडर दिस 1:1:1 एंड नॉट दिस. हमें इसको कंसिडर नहीं करना है, हमें कंसिडर करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बिकॉज मुझे प्रॉफिट के बारे में पूछा है. तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट फॉर सी पूछा है, ये हो जाएगा 1,32,000 इंटू 1/3 बिकॉज तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1. इस हिसाब से तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होगा 1:1:1. हैंस द आंसर विल बी 44,000. यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, गलती से 1/6 कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है. तो आंसर विल बी 44,000. नेक्स्ट इज 3. Goodwill is which type of asset? Goodwill is an intangible asset. Fourth is expected profit. Expected profit का formula है capital employed into expected rate of return. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 का A. Fifth number is revaluation account is also known as profit and loss appropriation account. Sorry. Not appropriation. इसका जो आंसर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. याद रखिएगा रिवैल्यूएशन इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड रियलाइजेशन का दूसरा नाम है अकम्प्लिशमेंट अकाउंट. ध्यान रखिएगा ये. 6 नंबर इज व्हाट इज मीन्ड बाय क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन. चलिए 6 नंबर क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट में क्या आइटम्स आती है नॉर्मली इनकम. क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये हुआ क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इनकम साइड का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंस का कम है तो इट रिजल्ट इनटू अ प्रॉफिट. तो वेर इज ऑप्शन प्रॉफिट. यस 6 नंबर का ए. गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. चलिए गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स. गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स का मतलब क्या होता है ओल्ड गुडविल मतलब कि पार्टनर जो एडमिशन के टाइम पे ला रहा है वो गुडविल नहीं, दैट्स अ न्यू गुडविल. बट एडमिशन के वक्त ऑलरेडी जो बुक्स में थी मतलब कि बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जो ऑलरेडी थी. चलिए मैं आपको इसका वर्किंग बताती हूँ. दिस इज अ बैलेंस शीट लायबिलिटी एंड दिस इज अ एसेट साइड. सो मुझे यहाँ पे पूछा है गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स. गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स का मतलब होता है कि जो गुडविल मेरी ऑलरेडी एसेट साइड पे है. अगर एडमिशन के वक्त कोई भी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इसको हमें करना होता है कैंसिल या तो हम बोलेंगे इसको राइट ऑफ करेंगे. अब इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं. यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैपिटल या तो मान लीजिए करंट अकाउंट दिया है तो हम करंट अकाउंट बनाएंगे डेबिट एंड क्रेडिट. ये जो गुडविल है उसको कैंसिल करना है तो हमें इस साइड पे लाना पड़ेगा क्रॉस में.
तो मेरा गुडविल इस साइड पे आ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल की डेबिट साइड पे। तो अगर गुडविल इस साइड आया तो मेरी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, मेरी एंट्री जो है वो बन जाएगी, सी गुडविल इज असेट, मतलब उसका डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस को मुझे बंद करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और मैं उसको बंद करके कौन सी साइड लेके आई हूँ, कैपिटल की या तो करंट की डेबिट साइड पे। तो मेरी एंट्री जो है वो बनती है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, राइट। ऐसे हमारी पुरानी गुडविल कैंसिल हो जाएगी। चलिए, वेयर इज द ऑप्शन, इस एंट्री के हिसाब से हमें ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए इज डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर लेने हैं विद अ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखिए, ओल्ड गुडविल को कैंसिल होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो न्यू गुडविल नया पार्टनर लेके आता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं आपके लिए वो भी यहाँ पे लिख देती हूँ कि ओल्ड गुडविल मतलब कि जो ऑलरेडी अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में, ये वाला, ठीक है, ये वाली जो गुडविल की बात कर रही हूँ मैं, ओल्ड गुडविल कैंसल्ड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जबकि न्यू गुडविल का मतलब होता है गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर ऑन his or her admission, तो वो दे देता है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, दिस इज अ क्लैरिफिकेशन अगर आपको ना पता हो तो ये। तो इस हिसाब से हमारा जो एंट्री बन रहा है ये वाला, तो ये एंट्री अगर आप देखोगे तो इट्स मैचेस विद दी ऑप्शन ए, डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे भी गुडविल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया है। नेक्स्ट इज 8 नंबर। 8 नंबर में मुझे बोला है जेनी एंड जूही आर पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो चलिए विल कैलकुलेट दिस। जेनी एंड जूही आर ओल्ड पार्टनर्स and they admitted Jia as a new partner. Jia is a new partner. तो जेनी एंड जूही का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 एंड दे एडमिटेड जिया फॉर 1/5 शेयर। अगर जिया का 1/5 शेयर है, इस हिसाब से इन दोनों का, अगर जिया को पूरी नई फर्म में से 1/5 शेयर मिल रहा है तो जेनी एंड जूही को मिलेगा 4/5 ऑफ द होल फर्म, राइट। 1/5 अगर जिया का है तो बाकी बचा 4/5 किनका होगा, इन दोनों का। यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। दैट मीन्स न्यू रेशियो ऑफ जेनी इज 4/5 इंटू इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/5। तो आंसर आएगा मेरा 12/25। न्यू रेशियो ऑफ जूही, तो 4/5 का इसको मिल रहा है 2/5, तो 4 2 8, 8/25। एंड जिया का ऑलरेडी शेयर था 1/5, पर अगर मुझे रेशियो को सेम करना है तो मुझे सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर 25 है, राइट, इन दोनों के अगर डिनोमिनेटर 25 है तो मुझे जिया को भी 25 करना पड़ेगा। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से एंड डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 से। तो ये आ जाएगा 5/25। तो न्यू रेशियो बन जाएगा इनका 12:8:5।
चलिए देख लेते हैं हम 8 नंबर का आंसर 1285. ओके 1285 जो हम इधर कैलकुलेट कर दिया है हमने. 9 नंबर इज इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट इज पेएबल एट 6% पर एनम. आपको अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में अगर कोई भी पार्टनर अपने अमाउंट को एज अ लोन दे रहा है फर्म को, तो रिटायरमेंट में भी, रिटायरमेंट के बाद अगर रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट फर्म में एज अ लोन रहता है तो वो भी 6% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा. At the time of dissolution, given unrecorded asset of 50,000 to the creditor of 70,000 for his due, then by which amount will cash will be credited. तो अब देखिए, अगर मैं 70,000 के ड्यू के लिए 50,000 के असेट दे रही हूँ, तो अगर लायबिलिटी के सामने हम अपने फर्म की रिकॉर्डेड या तो अनरिकॉर्डेड कोई भी असेट हम क्रेडिटर को देते हैं तो वो आमने सामने राइट ऑफ हो जाएगा. तो अगर मैं 70 के सामने 50,000 की एसेट दे रही हूँ तो उसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, बिकॉज दोनों अकाउंट बंद होके ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुके हैं, राइट. तो 50,000 to 50,000 आमने सामने कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचा कितना? 20,000. तो 20,000 हम बाकी का पे करेंगे और इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश 20,000 रुपीज. ओके, दिस इज द एंट्री फॉर दिस, बिकॉज 70,000 के सामने हमने 50,000 की एसेट दे दी तो बचा 20,000 ही मुझे कैश देना है. 11 नंबर इज टू विच अकाउंट द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. 12 नंबर इज फॉर द पब्लिक इश्यू ऑफ द शेयर्स कंपनी हैज टू टेक परमिशन. किसकी परमिशन लेनी पड़ती है मुझे इशू करने के लिए, आईपीओ निकालने के लिए? तो हमें सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है. 13 नंबर इज एट व्हाट मैक्सिमम रेट ऑफ परसेंटेज फॉर प्रीमियम ऑन अ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ऑन इट्स इश्यू प्राइस. देखिए, कितना प्रीमियम मैक्सिमम हम दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट कहीं पे मेंशन नहीं है, हम जितना चाहे उतने अमाउंट का प्रीमियम दे सकते हैं. विच टाइप ऑफ अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज? चलिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सबसे पहले तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब यह है कि जो भी डिबेंचर का फेस वैल्यू है उसके ओवर एंड अबव हम एक एक्स्ट्रा पेमेंट पे करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. तो अगर मेरा डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है तो उसके ऊपर पे होने वाला प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इज ऑल्सो नॉन करंट लायबिलिटी. देखिए, दोनों प्रीमियम में फर्क है. एक है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. अगर ये इश्यू करने के टाइम पे है तो ये चला जाता है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में. बट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है तो ये हमें पे करना है. इट इज अ पेबल ऑन रिडम्पशन. तो ये है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी. इस हिसाब से हमारा लायबिलिटी होने की वजह से इसका ऑप्शन आएगा ए, पर्सनल अकाउंट. 15 ऑन विच बेसिस मोस्टली ऑल स्टेक होल्डर टेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. देखिए, इन्वेस्टमेंट लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें अर्निंग मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सोच के. तो आंसर होगा हमारा अर्निंग कैपेसिटी. 16 नंबर इज इन अ कंपनी अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड ऑफ अ करंट ईयर इज 330. सो करंट ईयर का 16 नंबर, करंट ईयर में अमाउंट है हमारा COGS का 3,30,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम का, एंड विच इज अ 10% इंक्रीज. दैट मीन्स ये जो है प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में 10% इंक्रीज हुआ है. तो दिस मस्ट बी 10% इंक्रीज. तो ये अमाउंट पक्का होगा 110% का. तो मुझे पूछा है प्रीवियस ईयर, देन हाउ मच ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ऑफ द प्रीवियस ईयर. अगर 110% 330 है तो हमारा 100% जो कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो कितना होगा? लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 100 इंटू 330 डिवाइड बाय 110, द आंसर विल बी 3 लाख. तो आंसर आ जाएगा हमारा सी. फॉर
विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज रेवेन्यू बेस्ड रेशियो है हमारा नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 18 नंबर इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जहां पे भी ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दिख रहा है हमें, डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर इन कैश फ्लो? तो देर आर 3 एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज है? 19 नंबर 3 एक्टिविटीज है हमारी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ट्वेंटी नंबर इज इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। चलिए मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ कैसे आपको ये सोचना है। इंक्रीज इन CA, इंक्रीज इन करंट एसेट। आई गिव यू एग्जांपल कि अगर हमने स्टॉक खरीदा होगा, एग्जांपल इज परचेज ऑफ स्टॉक, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक, अगर हम स्टॉक परचेज करेंगे तो हमारा कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? बट ऑब्वियसली हम गुड्स परचेज करेंगे तो देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आई विल गिव यू एग्जांपल, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर मैं क्रेडिट को पेमेंट भी करती हूँ तो भी मेरा आउटफ्लो होगा। तो इन बोथ द वे आंसर इज बोथ आर कैश आउटफ्लो। तो हमारा आंसर है ए, बोथ आर कैश आउटफ्लो। आई होप आपको ये भी वीडियो समझ में आ गया। MCQ को अभी हम रटने की जरूरत नहीं है, हम सारे MCQ को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे फिर इसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।